अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, कंटिन्यूज़ जितने भी पेपर हैं आपके गुज़िश्ता सभी को 1 बाय 1 सॉल्व करवाया जा रहा है। इस ज़मन में 2015 का जो रीट का यानी कि आरटेट का जो पेपर है, आरटेट रीट कुछ भी कह लीजिए आप इसे, इसका जो पेपर है उसको हम आज सॉल्व करवा रहे हैं। ये है लेवल फर्स्ट का और ज़बान है सेकंड यानी दूसरी ज़बान का पेपर है। ठीक है, 2015 पेपर है, पेपर उर्दू का है। इस सेक्शन में 30 सवाल दिए गए हैं। तमाम सवालों के जवाब क्या हैं, ज़रूरी हैं। हम एक एक करके सारे सवालों को हल करेंगे, आपको बताते चलेंगे। और आपको सिर्फ इतना करना है, जब भी सवाल आपके सामने आए तो वीडियो को पहले पॉज करना है, आराम से उसे पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर अपनी कॉपी में मेंशन करते जाना है। और जितने 30 में से आपके कितने सवाल सही होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि सर इतने सवाल हमारे सही हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी मैं आपको याद दिला रहा हूँ, इससे पहले सवाल स्टार्ट हो पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन बना है, जाकर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल नंबर 61, मौसर तरीक़ा तदरीस का फार्मूला है क्या? मुंतक़ी और फ़लसफ़ियाना अंदाज़ इख्तियार करें, तलबा को उनके हाल पर छोड़ दें, आसान से मुश्किल की तरफ, या सबक की मुश्किलात से आगाह करें। मौसर तरीक़ा, मौसर कहते हैं प्रभावी, मौसर कहते हैं प्रभावी, तरीक़ा कहते हैं स्टेप को। तो किस तरह हम पढ़ाई को ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं, कौन सा तरीका है? मुंतक़ी और फ़लसफ़ियाना अंदाज़ इख्तियार करें, नहीं। तलबा को उनके हाल पे छोड़ दें, बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दें, नहीं। आसान से मुश्किल की तरफ चलें, ये क्या है? प्रभावी तरीका है। पहले बच्चों को आसान चीज़ें बताई जाए, उसके बाद बच्चों को आसान से धीरे धीरे मुश्किल से और ज़्यादा मुश्किल चीज़ों को समझाए बताया जाए, ताकि वो उन चीज़ों से रोशनास हो सकें, उन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उसका सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 62, सबक को आसान और आम फहम बनाने के लिए ज़रिया है। सबक को आम फहम, आम कहते हैं सामान्य, फ़हम कहते हैं समझ, यानी सादा बनाने के लिए, सही समझ में आ जाए सबक, ऐसा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? फितरी पेशकश, इमदादी अशिया का इस्तेमाल, बुलंद ख़ानी कराई जाए, या खामोश खानी के लिए कहा जाए। बुलंद ख़ानी और खामोश खानी का तो कोई लेना देना नहीं है। फितरी पेशकश और इमदादी अशिया, इसमें सही जवाब है दोस्तों इमदादी अशिया। इमदादी अशिया सहायक सामग्री। इमदादी अशिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? सहायक सामग्री। आप सहायक सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, ताकि क्या हो, सबक कैसा हो, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। बेटर है आप ब्लैक बोर्ड पर लिख के समझा सकते हैं, उनको मैप बता सकते हैं, उनको ग्लोब द्वारा समझा सकते हैं, मानचित्र बता सकते हैं, किसी भी तरह आप क्या कर सकते हैं, सबक को आसान बना सकते हैं। जितनी भी सहायक सामग्री टीचिंग के लिए ज़रूरी है आप उन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि सबक क्या हो, बच्चे के लिए आसान हो। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 63, ऐसे लफ्ज़ जो एक जैसे मानी रखते हैं कहलाते हैं। एक ही जैसे मानी रखते हैं, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची, जिनका एक ही मतलब होता है। उर्दू में क्या कहेंगे? मुतरादिफ अल्फाज, मुतजाद अल्फाज, मुरक्कब अल्फाज, या कोई नहीं। इतना बताया बात आपको समझ में आ ही गया होगा। इसे कहते हैं मुतरादिफ अल्फाज। करेक्ट आंसर इज ए। साबिक़े और लाही के किन अल्फाज के क़िस्में हैं? मुरक्कब की, मुतजाद की, मुतरादिफ की, या कोई नहीं। कोई नहीं को छोड़ दिया जाए, मुतरादिफ भी नहीं है, मुतजाद भी नहीं है। साबिक़े और लाही के ये क्या है दोस्तों? मुरक्कब अल्फाज की क्या है? किस्म है। मुरक्कब अल्फाज की किस्म है। मुरक्कब अल्फाज किसे कहते हैं? दो लफ्ज़ अलग अलग टुकड़ों से, दो अलग अलग लफ्ज़ों से मिलकर जो नया लफ्ज़ बनता है उसे क्या कहते हैं? मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं, मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। तो साबिक़े और लाही के उन्हीं की क्या है? पहचान है। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 65,
तश्कीली जांच कहते हैं किसे? पेचीदा असलाह को, आमोज़गारी की तालीम कारकर्दगी की बेहतरीन तश्कील को, ख़ास तकनीकी तरीक़े को, या कोई नहीं? कोई नहीं को छोड़ दीजिए। तश्कीली जांच, तश्कीली बना है दोस्तों शक्ल से, तश्कीली बना है शक्ल से बना है तश्कील। किसी की बनावट को और ज़्यादा सुधारना, किसकी बनावट को? जांच की बनावट को और ज़्यादा सुधारना, पढ़ाई के तरीके को और ज़्यादा सुधारना, बच्चा कितना सीख चुका है, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिगम। क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में कहते हैं अधिगम। अधिगम की जांच करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? तश्कीली जांच कहलाता है। ये क्या होता है? पेचीदा इस्लाह को कहते हैं? नहीं कहते हैं। ख़ास तकनीकी तरीका है? नहीं है, बल्कि आमोज़गारी की तालीम कारकर्दगी की बेहतरीन तश्कील को ही तश्कीली जांच कहते हैं। आमोज़गारी लफ्ज़ बनाए आमोज़गार से, आमोज़गार का मतलब होता है दोस्तों अधिगम। क्या होता है? अधिगम। बच्चा कितना सीख चुका है, बच्चे में कितना ज्ञान आ चुका है, कौन सी उसमें कमी रह गई है, उन चीज़ों की जाँच की जाए और सुधार के वापस उसे समझाया जाए, यही कहलाता है तश्कीली जाँच। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। सवाल नंबर 66। तअय्युन क़द्र अमल है मुसलसल चलने वाला, इसके तहत फ़ैसले सुनाए जाते हैं। ये अमल दरअसल तलबा के आमोज़शी एतबार की अमल की बतदरीज अफजाइज पर मज़कूर है। ये कारकर्दगी की सिर्फ़ मुतअल्लिमाना सलाहियतों तक महदूद है। तअय्युन क़द्र ये किसका तरीका है? मूल्यांकन का एक तरीका है, जांच का एक तरीका है। मुसलसल चलने वाला है? नहीं। इसके तहत फ़ैसले सुनाए जाते हैं? नहीं। ये कारकर्दगी सिर्फ मुतअल्लिमाना सलाहियतों तक महदूद रहती है? नहीं, बल्कि ये अमल दरअसल तलबा की आमोज़शी यानी उनके अधिगम तक, उनके सीखने तक अमल की बतदरीज अफजाइश पर मज़कूर है। किस तरह बच्चे को सिखाना है, किस तरह उसकी जांच की जाए, बार बार जांच की जाए, किस तरह सुधार लाया जाए, और जांच करने के बाद उसमें किन कमियों को पाया जाता है, उस कमियों को दूर करना ही क्या कहलाता है? तअय्युन क़द्र कहलाता है। मुआलिजाती या तदारकी तरीक़ाकार अपनाए जाते हैं। मुआलिजाती कहते हैं दोस्तों रीमेडियल टीचिंग को। किसे कहते हैं? रीमेडियल टीचिंग, जिसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण ये कौन सा तरीका है पढ़ाने का कौन सा तरीका है? उपचारात्मक शिक्षण है। अब ये कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, तलबा के ज़्यादा गहराई और तफसील से तशख़ीसी जांच की जाती है। समई और बसरी इमदादी अशिया का इस्तेमाल किया जाता है। माहिर नफ्सियात और मुआलिज गोयाई वगैरह से रुजू किया जाता है। बच्चों को होमवर्क देकर आम मयार पर लाने की कोशिश की जाती है। अब इसका सही जवाब क्या होगा? पहले आप सोचें, समझें, उसके बाद ही क्या दें, इसका जवाब दें। लफ्ज़ है मुआलिजाती। मुआलिजाती लफ्ज़ किससे बना है दोस्तों? रिमीडियल, उपचारात्मक से। उपचारात्मक शिक्षण यानी बच्चों की गलतियों को देखना, उनकी जांच करना, सुधार करना, वापस पढ़ाना, फिर सुधार करना, वापस पढ़ाना, वो क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ए इसका क्या है? सही जवाब है। ए इसका सही जवाब है। तलबा की ज़्यादा गहराई और तफसील से क्या चीज़? तशख़ीसी जांच की जाती है, गहराई से जांच की जाती है ताकि उसकी सारी कमियां बाहर आ सके और उन कमियों को दूर किया जा सके, उसको ढंग से पढ़ाया जा सके। इन तीनों चीज़ों का इसमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 68। तदरीसी महारतों में 3 मदारिज होते हैं, जो नहीं है उस पर निशान लगाएं। तदरीस की महारत, तदरीस के कौशलों में, शिक्षण कौशलों में कौन सा कौशल नहीं होता? क़ब्ल तदरीस, दौरान तदरीस, एक आमोज़गार या मा बाद तदरीस की महारतें। क़ब्ल तदरीस पढ़ाने से पहले भी तरीका होता है, जहाँ से तदरीस की जाती है, शिक्षण किया जाता है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं। बच्चों को पढ़ाने से पहले प्रस्तावना दी जाती है, एक प्रस्तावना तैयार की जाती है, प्रस्तावना प्रश्न तैयार किए जाते हैं, बच्चों को स्टेप दिया जाता है और बच्चों को कक्षा की तरफ राग़िब किया जाता है। बच्चे फिज़िकली वहाँ होते हैं पर मेंटली यानी बच्चे दिमागी तौर पर क्लास में मौजूद नहीं होते हैं। दूसरा दौरान तदरीस यानी चलती क्लास में बार बार सवाल पूछे जाते हैं ताकि बच्चों को वहाँ पर हाजिर रखा जाए। और मा बाद तदरीसी महारतें यानी बच्चों को पूरा
चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, पूरा क्लास ख़त्म होने के बाद बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, वो भी एक तरीका ही होता है। लेकिन एक आमोज़गार, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तदरीसी महारतों में एक आमोज़गार का कोई लेना देना नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी होगा। अगला सवाल देखिए। चलिए, सवाल से पहले क्या है? पैसेज है। सवाल से पहले क्या है? पैसेज है। पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद उसका क्या देंगे? जवाब देंगे। दर्ज झैल इक़्तिबास को पढ़कर नीचे लिखे हुए 69 से 73 सवालात के जवाब आपको देने हैं। 69 से 73 तक के 5 सवालों को आपको क्या देना है? जवाब देने हैं। पैसेज क्या है देखिए। भगत सिंह के इनकलाबी दोस्तों में रामदास बिस्मिल, रामदास है, राम प्रसाद होना चाहिए, रामदास तो नहीं था, राम प्रसाद बिस्मिल है, रामदास नहीं हो, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, सुखदेव और राजगुरु के नाम सबसे अहम हैं। ये सब ही सिर पर कफन बांधकर वतन पर अपनी जान निछावर करने के लिए निकले थे। इस दौरान लाहौर में साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त जुलूस निकला जिसमें लाला लाजपत राय पेश थे। इस जुलूस पर अंग्रेज़ी पुलिस ने बड़ी बेदर्दी से लाठियां बरसाई और लाला लाजपत राय बुरी तरह ज़ख्मी हुए, जिसके सबब कुछ अरसे बाद ही उनकी मौत हो गई। ये था आपका पैसेज। अब पढ़ते हैं 5वां सवाल, जिसके जवाब आपको पैसेज पढ़ के देने हैं। सवाल नंबर 69, सिर पर कफन बांधना मुहावरे से क्या मुराद है? जिम्मेदारी कबूल करना, जान देने के लिए तैयार रहना, सख्ती से जवाब देना या किसी का कत्ल करना। मुहावरे वाला चैप्टर आपको पढ़ा ही है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, सीधा सीधा जवाब देंगे। इसका जवाब है जान देने के लिए तैयार रहना। क्या कहलाता है? सिर पर कफन बांधना। सही आंसर क्या है? बी। सवाल नंबर 70, जान निछावर करना क़वाइद की रौ से क्या है? मुहावरा है, अलामत है, ज़रबुल मसल है, ज़रबुल इमसाल है या पहेली है? पहेली नहीं है, अलामत नहीं है, मिसाल है या मुहावरा है। आखिर में क्या है? करना। जिसके आखिर में ना आता है वो क्या हो जाता है दोस्तों? मुहावरा हो जाता है। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ए इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 71, लाठियाँ बरसाना में किस सनअत का इस्तेमाल किया गया है? फ़ाइल, फ़ाइल, मफ़ूल या कोई नहीं? लाठियाँ बरसाना ये कोई सनअत नहीं है, सनअत शायरियों में होता है। ये सवाल ही गलत था, इसके 4 ऑप्शन भी गलत थे, इसलिए आरपीएससी ने क्या दिया? इसके लिए आपको बोनस अंक दिया था। क्या दिया था दोस्तों? बोनस अंक दिया था। चारों जवाब क्या हैं? गलत हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही बताना आपके लिए ज़रूरी था। सवाल नंबर 72, पेश होना से क्या मफ़हूम पर आमद होता है? पर आमद में बरामद होता है। दरमियान में, आगे से आगे, बेखौफ ख़तर या पीछे पीछे? पीछे पीछे नहीं होगा, दरमियान नहीं होगा, बेखौफ भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? आगे से आगे होगा। पेश होना यानी आगे से आगे होना, आगे आगे है ना, पेश होना कहलाता है। जवाब क्या है दोस्तों? उसका बी इज़ ए करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 73, सिर पर कफन बांधकर वतन पर अपनी जान निछावर करने निकले थे में कौन सा ज़माना है? आखिरी में लफ्ज़ क्या है? थे। क्या है? थे। बात है थे कि मतलब कौन ज़माना है? भूतकाल। तो आपको बताना है हाल, मुस्तकबिल, माजी या कोई नहीं। इसका सही जवाब दोस्तों सी। क्या है? सी, माजी। माजी का मतलब होता है भूतकाल, माजी का मतलब भूतकाल। सवाल नंबर 74 से लेकर सवाल नंबर 78 के जवाब देने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा? पहले एक पोएम, पहले एक नज़्म पढ़नी होगी, उसके बाद ही आपको जवाब देने हैं। दर्ज झैल इक़्तिबास को पढ़कर नीचे दिए गए सवाल 74 से 78 के जवाब लिखिए। हुई शाम, सोने का वक्त आ गया, हुई शाम, सोने का वक्त आ गया, अंधेरा सा चारों तरफ छा गया, गया डूब पश्चिम में जब आफताब, उफ़क़ पर चमकने लगा आफताब महताब, परिंदे आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे, किसान अपनी खेती से फारिग हुए, उठा हल को कंधे पे घर को चले, न आंधी न अब्र न गर्द न गुबार, न आंधी न अब्र न गर्द न गुबार, मज़ा देती है आसमां की बहार, गरज ये कि दुनिया में आती है शाम, ख़ज़ाने अजब के बनाती है शाम। ठीक है, अब आइए इनके सवालात पढ़ते हैं। क्या है इनके सवाल? सवाल नंबर 74, उफ़क़ पर चमकने लगा महताब से शायरी की क्या मुराद है?
आसमान पे सूरज निकल आया, आसमान पर चांद चमकने लगा, आसमान पर धुनक दिखाई दी, या आसमान पर तारे चमकने लगे। लफ्ज़ क्या है? महताब। महताब किसे कहते हैं? चांद को कहते हैं। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी, आसमान पर चांद चमकने लगा। सवाल नंबर 75। आ गया, आफताब और गुबार के काफिया होंगे। काफिया सिमिलर वर्ड को कहते हैं। आ गया, आफताब और गुबार तीनों के क्या होंगे? आ गया का हो गया छा गया, आफताब का होगा महताब, गुबार का होगा बहार। क्योंकि इन तीनों की आवाज़ इन तीनों से क्या होती है? मैच होती है। चारों ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आ गया का छा गया, आफताब का महताब और गुबार का बहार। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इन तीनों की आवाज़ इनसे क्या है? सिमिलर है। सवाल नंबर 76। परिंदे भी आशियाने में जाने लगे, मवेशी भी जंगल से आने लगे। इस शेर में आने लगे जाने लगे में कौन सी सनाअत का इस्तेमाल हुआ है? आने लगे जाने लगे एक दूसरे का क्या है दोस्तों? विलोम है। एक दूसरे का क्या है दोस्तों? मुत्तज़ाद है। एक दूसरे का मुत्तज़ाद है। बताइए कौन सी सिन्फ है? हुस्न तालील, लफ़ो नश्र, तशबिया या तुज़ाद? तुज़ाद में सिर्फ मीम लगाना था और क्या हो जाता है? मुत्तज़ाद हो जाता है। ये हमने आपको पीछे वाली सनाअत वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? डी, तुज़ाद सनाअत का इस्तेमाल किया गया है। सवाल नंबर 77। जाने लगे और आने लगे में रदीफ़ क्या है? जाने, आने, मवेशी या लगे? एक जैसी आवाज़ आने वाले लफ्ज़ों को काफ़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? काफ़िया कहा जाता है। एक जैसी आवाज़ आने, जाने, ठाने, लाने, माने, ये सब आवाज़ क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे काफ़िया। और एक ही जैसे हुरूफ जो गज़ल के या किसी शेर के आखिर में आते हैं, आखिर में आने वाले एक जैसे सेम अल्फाज को क्या कहा जाता है? रदीफ़ कहलाते हैं। यहाँ पर रदीफ़ क्या है दोस्तों? लगे। क्या है? लगे। लगे दोनों बार आया है, इसलिए डी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। सवाल नंबर 78। शहर में किसी मजहबी या तारीख़ी वाक़ये की तरफ इशारे को कहते हैं? तलमीह, तशबीहा, मुबालगा या इस्तिआरा? किसी मजहबी, किसी तारीख़ी, किसी वाक़ये के बारे में, किसी कुरानी किस्से के बारे में, किसी कुरानी आयत के बारे में या किसी पुरानी बात के बारे में अगर कोई ज़िक्र किया जाए तो ऐसी लफ्ज़, ऐसी सनाअत अशार में क्या कहलाती है? सनाअत तलमीह कहलाती है। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका ए इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 79 यानी 79। उर्दू का पैकर और उसकी रूह है क्या है? हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, ईरानी या तुर्की? उर्दू की रूह यानी उर्दू कहाँ शुरू हुई? उर्दू शुरू हुई दोस्तों से हिंदुस्तानी में। कहाँ शुरू हुई है? हिंदुस्तान में ही उर्दू शुरू हुई है। इसलिए हिंदुस्तान ही क्या है? उर्दू की रूह है, उर्दू का पैकर है। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ए इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 80। किसी भी ज़बान के उसूलों और ज़ाब्तों को किस अदबी नाम से पुकारते हैं? क़वाइद, तग़ज़्ज़ुल, मामलाबंदी या रदीफ़? रदीफ़ तो नहीं है, मामलाबंदी नहीं है, तग़ज़्ज़ुल भी नहीं है, तो क्या है? क़वाइद है। क्या है दोस्तों? क़वाइद है। सही जवाब क्या है? ये इसका सही जवाब है। किसी भी ज़बान, किसी भी भाषा के उसूलों और ज़ाब्तों, उसके सिद्धांतों, उसके नियमों को जानना, पढ़ना क्या कहलाता है? क़वाइद कहलाता है, जिसे इंग्लिश में ग्रामर और हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? व्याकरण कहते हैं। इसलिए सही जवाब क्या होगा? ए इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 81। मुरक्कब लफ्ज़ होते हैं अलग अलग या जिनका कोई मतलब ना हो, दो लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं, जो लफ्ज़ आपस में मुतज़ाद हों। मुरक्कब लफ्ज़, दो लफ्ज़ आपस में जोड़कर तीसरा लफ्ज़ बन जाना क्या कहलाता है? मुरक्कब लफ्ज़ कहलाता है। ये अलग अलग नहीं होते हैं, ये मिलकर एक ही बन जाते हैं। मिलकर क्या बन जाते हैं? एक बन जाते हैं। जिनका कोई मतलब नहीं होता, बिल्कुल इनका मतलब होता है। जो आपस में मुतज़ाद हों, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दो लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी इसका करेक्ट क्या होगा? आंसर होगा। मुरक्कब लफ्ज़ कौन से होते हैं? जो लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से मिलकर बनने वाले लफ्ज़ को मुरक्कब लफ्ज़ कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 82। एक ही आवाज़ वाले लफ्ज़ों को कहते हैं?
एक जैसी आवाज़ वाले लफ्ज़ क्या कहलाते हैं? हम बहर, हम शक्ल, हम रदीफ़ या हम सूत। हम बहर का मतलब होता है एक जैसे वज़न वाले, हम शक्ल यानी एक जैसी शक्लों वाले, जैसे ये बे है, ये पे है, सॉरी ये तो क्या हो गया, हरूफ हो गया, जैसे ये रात हो गया, ये बात हो गया, ऑलमोस्ट इनकी शक्ल एक जैसी है तो ये क्या कहलाएंगे? हम शक्ल कहलाएंगे। इनका वज़न एक जैसा हो जाएगा तो हम बहर कहलाएंगे। हम रदीफ़ यानी पहले और दूसरे मिसरे में दोनों सेम रदीफ़ आने पर हम रदीफ़ कहलाएंगे। हम सऊत क्या है? हम सऊत, सऊत कहते हैं दोस्तों आवाज़ को, ज़बान में से निकली आवाज़ को क्या कहते हैं? सऊत कहते हैं। यहाँ पर एक ही आवाज़ वाले लफ्ज़ों को क्या कहते हैं? हम सऊत लफ्ज़ कहते हैं। इसलिए सही जवाब क्या होगा इसका? डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 83। तलबा में नाक़िस लफ्ज़ की असल वजह है, यानी तलबा का उच्चारण ख़राब हो जाता है, विद्यार्थियों के बोलने का तरीका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसकी वजह क्या है? बच्चों का उच्चारण, उनका तलफ़्फ़ुज़ साफ़ क्यों नहीं होता है? इसकी वजह क्या है? वालिदैन की बेतवज्जोही, माँ बाप ध्यान नहीं देते इसलिए। वालिदैन का ख़ुद का तलफ़्फ़ुज़ नाक़िस होना, खुद का तलफ़्फ़ुज़ ख़राब होना इसलिए। स्कूलों में गुफ्तगू से मुतालिक सरगर्मियों की कमी और तलबा की ज़्यादा तादाद भी हो सकता है, घर वाला भी मामला हो सकता है। तो ये बी सी तीनों हो सकते हैं, लेकिन जवाब ये नहीं है, बल्कि जवाब सही क्या है इसका? सी। क्या है? सी। स्कूल में गुफ्तगू से मुतालिक सरगर्मियों की कमी। स्कूल में इस तरह की आयोजन होने चाहिए जहाँ पर बच्चों को उनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन के बारे में बच्चों को तरगीब दी जाए, सिखाया जाए, समझाया जाए कि लफ्ज़ को ऐसा नहीं ऐसा बोला जाता है, तभी जाकर बच्चों का तलफ़्फ़ुज़ क्या होगा? नाक़िस से सही होगा। सही जवाब क्या दोस्तों? सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 84। जिस इसम से किसी मखसूस जगह या शख्स का नाम ज़ाहिर हो कहलाता है। मखसूस बना है ख़ास से, मखसूस बना है दोस्तों ख़ास से, तो जो इसमें ख़ास हो वह क्या कहलाता है? इसमें ख़ास कहलाता है। ना तो इसमें आम होगा, ना इसमें जामिद होगा, ना इसमें नकरा होगा। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब भी होगा, इसमें ख़ास होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 85। बात करने वाला ख़ुद के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे कहते हैं ज़मीर हाज़िर, ज़मीर गायब, ज़मीर मुतकल्लिम या इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं का तो मैटर नहीं है। ये ज़मीर वाला चैप्टर जब आपको पढ़ाया था तो बताया था कि इस ज़मीर को सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम को इस तरह डिवाइड किया जाता है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बात करता है, मध्यम पुरुष जो सामने वाला हो जिसके बारे में जिससे बात की जा रही है, और अन्य पुरुष जो सामने नहीं हो और जिसके बारे में बात की जा रही होती है। बात करने वाला ख़ुद के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है वो कहलाता है ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर मुतकल्लिम जैसे मैं, खुद, मेरा, हमारा, ये सब क्या कहलाएंगे दोस्तों? ज़मीर मुतकल्लिम कहलाएंगे। सही आंसर क्या होगा? सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 86। मुफ़रद जुमलों या कलमों को आपस में मिलाने वाले हुरूफ कहलाते हैं। मुफ़रद जुमलों या कलमों को आपस में मिलाने वाले हुरूफ कहलाते हैं हुरूफ जार, हुरूफ तहसीन, हुरूफ अत्फ़ या हुरूफ इस्तिफ़हाम। या हुरूफ इस्तिफ़हाम क्या कहलाते हैं? सोचिए, समझिए, दिमाग पर जोर डालिए। हुरूफ वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया था आपको। चलिए, हुरूफ जार क्या होता है? वो सिर्फ़ दो हुरूफ को मिलाता है, दो लफ्ज़ों को मिलाता है, हुरूफ जार होता है। हुरूफ तहसीन किसी की बड़ाई के लिए, किसी की तारीफ़ के लिए बोला जाता है। हुरूफ इस्तिफ़हाम जो सवालिया निशान के लिए पूछे जाते हैं, सवाल वाले लफ्ज़ होते हैं, हुरूफ इस्तिफ़हाम होते हैं जहाँ से सवाल निकलता हो। और हुरूफ अत्फ़ क्या करते हैं? मुफ़रद जुमलों या कलमों को आपस में मिलाने का काम करते हैं। इसलिए हुरूफ अत्फ़ क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 86। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। वो अलामतें जो एक जुमले को दूसरे जुमले या जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलहदा करें उन्हें कहते हैं। अलहदा करना यानी अलग करना, ठीक है। हुरूफ के हिस्सों को, एक जुमले को, सेंटेंस को, वाक्यों को अलग अलग टुकड़े कर देना किसका काम होता है? मुसव्वते का, रमूज़ औक़ाफ़ का, मुसम्मते का या इनअराफ़ का? इनअराफ़ तो होगा नहीं,
मुसव्वत मसम्मत स्वर और व्यंजन का काम नहीं है। ये काम किसका है? रमूज़ औकाफ का। किसका काम है? रमूज़ औकाफ किसे कहते हैं? कौमा, सख्ता, ठीक है, डैश, सवालिया, निदैया, फ़िजाइया, ये सब क्या हैं? रमूज़ औकाफ हैं। ये जुमले को क्या करते हैं? टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। कहाँ पर कितना रुकना है, कितना नहीं रुकना है, ये सब बातें कौन बताते हैं? ये अलामत क्या कहलाती है? रमूज़ औकाफ कहलाती है। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 88। शरीफ और बदजात सिफत की किस किस्म की मिसाल हैं? शरीफ और बदजात सिफत की कौन सी मिसाल है? सिफत ज़ाती, सिफत ज़मीरी, सिफत निस्बती या सिफत मक़दारी? मक़दारी से मुराद क्या है दोस्तों? क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी। जब बात क्वांटिटी की जाए तो सिफत मक़दारी होती है, मतलब जो यहाँ पर नहीं है। सिफत निस्बती, जब बात निस्बत की जाए किसी शहर से, किसी जगह से, अगर उसका नाम पड़ जाए, उसका नाम लिख दिया जाए, जैसे दहली से दहलवी, ठीक है, इलाहाबाद से इलाहाबादी, तो ये सब क्या होगा? सिफत निस्बती होगा, जो यहाँ पर नहीं है। सिफत ज़मीरी, सिफत ज़मीरी, मैं वो, ये सब क्या कहलाती है? सिफत ज़मीरी कहलाती है। यहाँ पर शरीफ और बदजात इंसान की किसकी ज़ात के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में कही जा रही है। इसलिए सही आंसर क्या होगा? सिफत ज़ाती। ए इसका सही आंसर होगा। शरीफ और बदजात क्या है? सिफत ज़ाती की मिसालें हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 89। तलबा की तफ़हीम की जांच की जाएगी। तलबा की तफ़हीम की क्या की जाएगी? जांच की जाएगी। तफ़हीम किससे बना है? फ़हम से। फ़हम यानी क्या होता है? समझ। किताब पढ़वाकर, एक बच्चा समझदार है, इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? किताब पढ़वाएंगे? नहीं। तख्ते सियाह पर कुछ लिखवाया जाएगा? नहीं। खामोश खानी कराई जाएगी कि चुपचाप पढ़ ले, मुझे सब पता लग जाएगा तो कितना होशियार है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। किताब बंद करवा कर पढ़ी गई इबारत से कुछ सवाल किए जाएंगे। ये चीज़ क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, यानी तलबा की तफ़हीम की, बच्चों ने कितना समझा है, बच्चों में कितना ज्ञान आ पाया है, ये बात हम कब पता लगा पाएंगे? किताब को करवाएंगे बंद, और अब तक हमने जो कुछ पढ़ाया है उनसे सवाल करेंगे, उन्हीं चैप्टर से, उसी टॉपिक से सवाल करे जाएंगे, तभी पता लगेगा बच्चे को कुछ हासिल हुआ है या नहीं, बच्चा कुछ सीख पाया भी है या नहीं। तो डी क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। आज का हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 90। इआदा के मानी हैं। इआदा के मानी है याद करना, भूल जाना, हिफ्ज़ करना या दोहराना। ना याद करना, ना भूल जाना, ना हिफ्ज़ करना। सही जवाब क्या है दोस्तों? दोहराना। क्या है? दोहराना। इसका क्या है? सही जवाब है। इआदा का सही जवाब क्या है दोस्तों? दोहराना। इसका मतलब होता है, यानी जो भी चैप्टर हमने आज पढ़ाया है बच्चों को, उसको इआदा के कुछ सवाल दिए जाते हैं, चैप्टर का दौरान करने के लिए कुछ सवाल दिए जाते हैं, वही इआदा के सवाल कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में एक शानदार टॉपिक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए।